स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से मध्यकालीन इतिहास विषय पर बातचीत कर रहे थे और मध्यकालीन इतिहास में जो टॉपिक चल रहा था हम लोगों का वो था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड मैंने गुलाम वंश से संबंधित पूरी बात किया था, खिलजी वंश से संबंधित पूरी बात किया था और तुगलक वंश को मैंने भी पूरी तौर तरीके से कंप्लीट किया था। आज जो हम लोग का टॉपिक चलने वाला है वो है सैयद वंश, जो तुगलक वंश के बाद दिल्ली पे एक नवीन वंश के रूप में स्थापित होता है। उसके बारे में हम लोग पूरी बातचीत आज करने वाले हैं। सैयद वंश को पढ़ने से पहले हम ये कहना चाहेंगे आपसे कि अभी तक अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों का सहयोग और साथ मिलता रहेगा तो निसंदेह मैं पूरी हौसलाओं के साथ कंटेंट को अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग चलते हैं अपने सीधे टॉपिक पे और हमारा जो टॉपिक है वो है सैयद वंश। और ये सैयद वंश की जो इतिहास शुरू होती है वो तुगलक वंश के इतिहास के समापन के बाद शुरू हो जाती है और इतिहासकारों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि लगभग 1413 से ये शुरू हो जाता है सैयद वंश का कालक्रम और ये चलता है लगभग 1450 से 51 तक। ये सैयद वंशों की पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी जाती है। सैयद वंश से आने वाला जो पहला शासक के रूप में आता है जो सैयद वंश को स्थापित करता है दिल्ली की गद्दी पर, उसका नाम बताया जाता है खिज्र खां। यानी एक शब्द में आपसे कहा जाए तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था तो हम लोग कहेंगे खिज्र खां था, जो 1414 से 1421 ईस्वी तक लगभग शासन की बागडोर को दिल्ली सल्तनत पे संचालित किया है। ये खिज्र खां जो था, ये हम लोग पिछली क्लास में जो पढ़े थे कि तुगलकों की सत्ता जब समापन की तरफ जा रही थी तो मैंने पिछली क्लास में पूरी डिटेल से बताया था कि 1398 के आसपास महमूद लोदी की क्या होता 1398 के आसपास क्या होता है, तैमूर लंग का आक्रमण हो जाता है और तैमूर लंग के आक्रमण के बाद ही धीरे धीरे खिलजियों की जो सत्ता थी वो परास्त हो जाती है, वो खत्म हो जाती है और तैमूर लंग का ही सेनापति था खिज्र खां, जो आकर के दिल्ली की गद्दी पर नवीन राजवंश को स्थापित करता है। तो तुगलक वंश जो हम लोगों ने पढ़ा था वो तुगलक वंश के समापन के बाद समापन होने में बहुत ज्यादा हाथ जो था वो तैमूर लंग का ही था। इसी का सेनापति खिज्र खां आता है जो सैयद वंश को स्थापित करता है दिल्ली की गद्दी पर और उपाधि धारण करता है रैयत ए आला की उपाधि धारण करके ये शासन की बागडोर को संचालित करता है। खिज्र खां के बारे में भी कहा जाता है कि सैयद वंशों में जितने सारे शासक आए हैं इन सारे शासकों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो योग्य शासक था वो सबसे ज्यादा योग्य शासक बताया जाता है, वो सबसे ज्यादा योग्य शासक जो था वो खिज्र खां था। सैयद वंशों में सबसे योग्य शासक के रूप में खिज्र खां जाना जाता है। खिज्र खां की मृत्यु जो होती है 1421 के आसपास जाकर के इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके मर जाने के बाद सैयद वंशों के इतिहास में जो अगली पीढ़ी में शासक आता है उसका नाम बताया जाता है मुबारक शाह, जो मुबारक शाह खिज्र खां का ही पुत्र था और सैयद वंश पे उत्तराधिकार के रूप में गद्दी को संभालता है। खिज्र खां के बाद आने वाला उसका पुत्र जो उत्तराधिकारी के रूप में मुबारक शाह आता है, ये मुबारक शाह उपाधि एक धारण करता है, जो उपाधि बताया जाता है कि ये शाह की उपाधि को धारण करके दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। शाह की उपाधि को तो धारण ही किया, साथ ही साथ देखा जाए तो इसने यमुना नदी के तट पे एक नवीन शहर की स्थापना किया था, जो अक्सर पूछा जाता है मुबारकाबाद नामक शहर की स्थापना मुबारक शाह ने ही किया था। इस मुबारकाबाद नगर की स्थापना करने का श्रेय अगर देखा जाए तो मुबारक शाह ही किया था। इसके दरबार में कईयों सारे इतिहासकार थे, लेकिन संरक्षण के रूप में जो रखा था वो इतिहासकार थे याहिया बिन सरहद अहमद सरहिंदी जो थे वो इसके दरबारी इतिहासकार के रूप में बताए जाते हैं। इसने स्वयं एक पुस्तक की रचना किया था, तारीख ए मुबारक शाही की रचना किया था और ये वो पुस्तक है जिस पुस्तक में पूरी सैयद वंश के बारे में डिटेल से जानकारी मिलती है।
सैयदों के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी देने वाला जो स्रोत आता है, जो रिसोर्सेज मिलते हैं, लिटरेचर रिसोर्सेज जो मिलते हैं, साहित्यिक जो स्रोत मिलते हैं, वो है तारीख मुबारक शाही में सर्वाधिक रिसोर्सेज दिखाई देता है। इसके अलावा देखा जाए तो मुबारक शाह का एक सरदार था सरावर उल मुल्क करके, 1434 तक जाते जाते इसकी हत्या कर देता है और इसकी हत्या हो जाने के बाद 1434 में आकर के गद्दी पे कौन बैठ जाता है, वो आकर के बैठ जाता है 1434 में मोहम्मद शाह गद्दी पर आकर बैठता है और ये सत्ता की बागडोर को संचालित करेगा। लगभग 1445 तक ये सत्ता की बागडोर को संचालित करता है दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश के नेतृत्व में। तो मोहम्मद शाह जब गद्दी पर बैठता है तो माना जाता है कि मुबारक शाह का ही भतीजा था जो उत्तराधिकार के रूप में आया था और इसका नाम मोहम्मद शाह नहीं था, ये मोहम्मद शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इसका नाम प्रारंभिक जो इसका नाम था वो मोहम्मद बिन फरीद खां बताया जाता है। मोहम्मद बिन फरीद खां ही आगे चल करके मोहम्मद शाह के नाम से इतिहास में अपने नाम को संबोधित करता है और गद्दी पर बैठता है। और कहा जाता है किसी के समय में महमूद खिलजी जो था वो दिल्ली पर अटैक किया था इसी के समय में और काफी सैयदों की सत्ता को झकझोर कर रख दिया था। सैयद सत्ता काफी कमजोर हो चुकी थी इसके आक्रमण से। इसके अलावा देखा जाए तो इसने बहलोल लोदी जो था, जो आगे चल के लोदी वंश की स्थापना करता है, उस बहलोल लोदी को ये मुबारक शाह क्या करता है, खान ए खाना की उपाधि देता है। साथ ही साथ बहलोल लोदी को अपने पुत्र के समान, उसको अपने पुत्र के भांति उसको संबोधित करता है और अपने पुत्र के ही समान सपोज करिए दर्जा देने का काम करता है। यानी कि देखा जाए तो जो बहलोल लोदी था खाने खाना की उपाधि को धारण किया और उसे पुत्र से संबोधित करता है। 1445 तक जाते जाते मोहम्मद शाह की भी मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद शाह के मरने के बाद देखा जाए तो मोहम्मद शाह का एक पुत्र आता है उत्तराधिकार के रूप में, जो 1445 से लेकर लगभग 1450 तक दिल्ली की गद्दी पर सैयद वंश के नेतृत्व के रूप में गद्दी पर बैठता है और सत्ता का संचालन करता है। जो अलाउद्दीन आलम शाह था पुत्र और उत्तराधिकारी के रूप में जो गद्दी पे बैठता है, अभी तक सैयदों ने जो अपनी राजधानी घोषित करके संचालित किया था वो दिल्ली था, लेकिन ये राजधानी को ट्रांसफर कर देता है दिल्ली से, राजधानी को ये बदायूं लेकर चला जाता है। और कहा जाता है कि जो अलाउद्दीन आलम शाह था, इस अलाउद्दीन आलम शाह का एक मंत्री था हमीद खां। ये हमीद क्या करता है, बहलोल लोदी को, जिस बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि दिया था, इसने दिया था मोहम्मद शाह ने, उस बहलोल लोदी को क्या करता है, मोहम्मद शाह अलाउद्दीन आलम शाह का सेनापति हमीद खां बहलोल लोदी को दिल्ली आने का न्योता देता है, निमंत्रण देता है। और जैसे बहलोल लोदी दिल्ली के लिए आता है तो दिल्ली की वैभवशाली सत्ता को देख करके वो लालच में आ जाता है। साथ ही साथ सैयदों की कमजोर हो रही स्थिति का नाजायज फायदा उठाना चाहता है। और निस्संदेह इसमें कोई दोहरा नहीं है, बहलोल लोदी ने अपने इस समझदारी को रखते हुए सैयदों की सत्ता को उन्मूलन करके दिल्ली पर एक नवीन राजवंश को संचालित करने के लिए जो सपना देखा था उसमें वो पूरी तौर तरीके से पारंगत साबित हो जाता है। कहा जाता है कि जैसे बहलोल लोदी दिल्ली के लिए आमंत्रित किया था, वो दिल्ली आकर के दिल्ली पे ही क्या करता है, अपना एकाधिकार कर लेता है। और इस तरह से देखा जाए तो सैयद वंशों की जो सत्ता चल रही थी वो पूरी तौर तरीके से 1450-51 तक जाते जाते और पतन की तरफ चली जाती है और सैयदों का अस्तित्व दिल्ली की सत्ता से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। सैयदों की सत्ता को समापन होने के बाद दिल्ली पे जो नवीन राजवंश आता है दिल्ली सल्तनत पे शासन करने के लिए, वो नवीन राजवंश दिल्ली सल्तनत की आखिरी वंश के रूप में आता है और वो वंश आता है लोदी वंश। जिस लोदी वंश में दो शासक मुख्य आएंगे, एक इब्राहिम लोदी, एक सिकंदर लोदी। लेकिन तीसरा शासक जब आता है, एक बहलोल लोदी आएगा और एक सिकंदर लोदी। लेकिन तीसरा शासक जो आता है इब्राहिम लोदी, उस इब्राहिम लोदी के समय हम लोग पढ़ेंगे लोदी वंश तो देखेंगे पूरी तरीके से लोदियों की सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करता है एक लुटेरा बाबर नामक व्यक्ति। और वो क्या करेगा, दिल्ली पे मुगलों के साम्राज्य को स्थापित कर देगा।
यानी जो हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, उस दिल्ली सल्तनत के लास्ट हम लोग अब पढ़ने वाले हैं लोधी वंश के बारे में। सैयद वंश से संबंधित इतनी सारी मुद्दों पे जो मैंने बातचीत किया है, इन सारी मुद्दों को आप पूरा नोटबुक बनाते हुए चलिएगा। इसके बाद जब मेरी क्लास लगती है तो उसमें हम लोग बातचीत करेंगे लोधी वंश से संबंधित सारे मुद्दे, और लोधी वंश को कवर करने के बाद हम लोग अगर अपनी आगे की कक्षा का संचालन नियमित रूप से करते हुए चलेंगे। तो इतनी सारी बातों को आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। बाकी मैं मिलता हूं जब अपनी अगली क्लास में, तो वहां मैं करता हूं आपसे लोधी वंश पे पूरी तौर तरीके से बातचीत। और आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा, ताकि आप लोगों के इस काम से हमारी हौसलाएं बढ़ती रहे और हम निरंतर आप लोगों के लिए प्रयासरत रहे अपने चैनल के माध्यम से कंटेंट को उपलब्ध करवाने में। तो मिलता हूं मैं अपनी अगली क्लास में लोधी वंश के साथ। तब तक के लिए लेता हूं इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।